सन 1948। देश की आज़ादी और देश के विभाजन को एक वक्फा बीत चुका था। 30 जनवरी को वो सर्द रात थी जब भारतीय सेना की मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की 3री पैरा बटालियन कश्मीर के पथरडी में नजर गड़ाए बैठी थी। प्लान के मुताबिक सूरज की पहली किरण से पहले सैनिकों को दुश्मन पर हमला बोलना था। मकसद था पथरडी पर दोबारा भारत का कब्जा। रात लगभग ढल चुकी थी, तापमान मिनट दर मिनट गिर रहा था। ब्रिगेड के कमांडर का आदेश था कि पूरे ऑपरेशन की किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। बंदूक के ट्रिगर पर उंगली सटाए सैनिक सांस रोककर बैठे थे, तभी एक कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। इशारा काफी था, दुश्मन चौकन्ना हो गया। भारतीय सेना हमला करती इससे पहले ही दुश्मन ने फायर खोल दिया। जो कुछ उनके पास था सब कुछ झोंक दिया। 3 पैरा एमएलआई के जवानों ने नारा लगाया, बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, और कबायलियों पर टूट पड़े और ऐसे टूटे कि मानो पूरा बदला ही एक बार में निकाल देंगे। मराठा रेजिमेंट के जवानों ने गोलियां कम खर्च की और जितने कबायली मिले पटक पटक के धोया। बंदूक की नोक पर लगी संगीन यानी कि चाकू बेयोनेट घोंप कर मारा। कबायलियों के लिए बचना मुश्किल होता जा रहा था और लाशें बिछती जा रही थी। कई मरे, कई किसी काम के नहीं रहे। बाकियों ने भागना मुनासिब समझा और इस तरह एक बार फिर पथरडी में दोबारा भारत का कब्जा हुआ। न ये युद्ध था, ना कोई बैटल। ये भारतीय सेना के रास्ते में आया एक पड़ाव था। कश्मीर के उन हिस्सों को खाली कराने का जरिया था जिन पर पाकिस्तान की सेना और कबायलियों ने घुसपैठ कर दी थी। ये नौशेरा को दोबारा जीतने का प्लान था और ये प्लान बनाया था 50 पैरा ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने। वही ब्रिगेडियर उस्मान जिनके सामने पाकिस्तान की पूरी सेना बौनी नजर आने लगी। वही ब्रिगेडियर उस्मान जिन्होंने 36 साल की उम्र में देश के लिए शहादत दी और युद्ध के दौरान मिलने वाले दूसरे सबसे बड़े सम्मान महावीर चक्र को भी प्राप्त किया, उसकी शोभा बढ़ाई। आइए जानते हैं ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की कहानी। शुरू से शुरू करते हैं। मोहम्मद उस्मान का जन्म सन 1912 में उत्तर प्रदेश, तब यूनाइटेड प्रोविंसेस था, वहां के आजमगढ़ के बीबीपुर गांव में हुआ था। पिता काजी मोहम्मद फारूक बनारस के कोतवाल होते थे। ब्रिटिश सरकार ने मोहम्मद फारूक के काम से खुश होकर उन्हें खान बहादुर की उपाधि दी थी। उस्मान की 3 बड़ी बहनें थीं और 2 भाई थे। एक भाई गुफरान भी भारतीय सेना में ब्रिगेडियर के पद से रिटायर हुए और दूसरे भाई सुभान पत्रकार थे। मेजर जनरल रिटायर्ड वी.के. सिंह अपनी किताब लीडरशिप इन द इंडियन आर्मी में लिखते हैं कि उस्मान बचपन में हकलाते थे। एक बार उनके पिता उन्हें पुलिस के बड़े अधिकारी से मिलवाने ले गए। उस अंग्रेज अफसर ने उस्मान से कुछ पूछा तो उस्मान ने हकलाते हुए जवाब दिया। इसे संयोग ही कहा जाएगा कि वो अंग्रेज अफसर भी हकलाता था। उसे लगा कि उस्मान उसकी नकल कर रहे हैं और वो अफसर काफी भड़का। पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं वाली कहावत उस्मान ने बिजा नहीं जाने दी। उनकी उम्र उस समय 12 साल रही होगी। उस्मान कहीं से आ रहे थे, रास्ते में एक जगह भीड़ लगी थी। उस्मान पहुंचे तो पता चला कि एक बच्चा कुएं में गिर गया है। उस्मान ने बिना देर किए कुएं में छलांग लगाई और उस बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल कर लेकर आए। ब्रिगेडियर उस्मान उसी परिवार के सदस्य थे जिससे भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, पूर्व विधायक और हत्या समेत कई मामलों के आरोपी मुख्तार अंसारी और सांसद अफजाल अंसारी ताल्लुक रखते हैं। ब्रिगेडियर उस्मान रिश्ते में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के नाना लगते हैं। अब आपको सुनाते हैं ब्रिगेडियर उस्मान की सेना में भर्ती का किस्सा। उस्मान ने जब तक भारतीय सेना में जाने का मन बनाया तब तक ब्रिटिश आर्मी में भारतीयों की अफसर के तौर पर तैनाती शुरू हो गई थी। सन 1920 से ब्रिटिश सरकार ने रॉयल मिलिट्री अकेडमी सैंडहर्स्ट में भारतीय जवानों के लिए रास्ते खोल दिए थे। सन 1932 में उस्मान ने सेना में भर्ती का आवेदन दिया और सैंडहर्स्ट के लिए चुन भी लिए गए। उस साल बैच कुल 45 कैडेट्स का था। भारत के 10 लड़कों को ब्रिटिश आर्मी में अफसर के तौर पर चुना गया था। जिस साल उस्मान सैंडहर्स्ट गए उसी साल ब्रिटिश आर्मी ने भारत में इंडियन मिलिट्री अकेडमी का गठन किया देहरादून में। इसी साल आईएमए के लिए सैम मानेकशॉ, स्मिथ दून और मोहम्मद मूसा को भी चुना गया था। आगे चलकर मानेकशॉ भारत, दून बर्मा के और मूसा पाकिस्तान के फौज के सर्वोच्च पद पर तैनात हुए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। कहते हैं अगर 1948 में ब्रिगेडियर उस्मान वीरगति को प्राप्त न होते तो वो भारत के सेना अध्यक्ष जरूर बनते। मोहम्मद उस्मान सेना में मानेकशॉ से पूरे 4 दिन सीनियर थे। अब इसकी कहानी जो है वी.के. सिंह ने अपनी किताब में बताई है। सैंडहर्स्ट से पास हुए कैडेट्स को KCIOs यानी किंग्स कमीशन्ड ऑफिसर कहा जाता था
और आईएमए से पास हुए कैडेट्स को आईसीओस यानी कि इंडियन कमीशन ऑफिसर कहा जाता था। उस्मान सेना में 1 फरवरी 1934 को कमीशन हुए, जबकि आईएमए में ट्रेनिंग के बाद आईओसीज का एक बैच 1 फरवरी 1935 को, 1 साल का फर्क। लेकिन सेना ने आईओसीज के बैच की सीनियरिटी 1 साल पहले यानी 1934 से दिखाई। हुकूमत ये चाहती थी कि आईसीओस केसीआईओस से जूनियर रहें, इसीलिए आईओसीज के बैच को 4 फरवरी 1934 से कमीशन माना गया, 4 दिन पीछे कर दिया। और इस तरह उस्मान मानेकशॉ से पूरे 4 दिन सीनियर हुए। अब ब्रिगेडियर उस्मान के जीवन से एक ऐसा किस्सा आपको बताते हैं जिससे आपको उनकी लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में मालूम चलेगा कि वो अपने जवानों का कितना ध्यान रखते थे। 19 मार्च 1935 को जेंटलमैन कैडेट मोहम्मद उस्मान 10 बलूच रेजिमेंट की 5वीं बटालियन में शामिल हुए। कुछ दिन नौकरी के बाद वॉर टाइम स्टाफ कोर्स किया और उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने बर्मा के अंकारा चले गए। यहाँ उस्मान को बलूच रेजिमेंट की 10वीं रेजिमेंट की 16वीं बटालियन का सेकंड इन कमांड बनाया गया। बटालियन के सीओ यानी कि कमांडिंग ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन फेयरले। उस्मान के बटालियन में एक और नौजवान अफसर था जिसका नाम था जोरू बख्शी। फेयरले ने जोरू को एक कंपनी के साथ पेट्रोलिंग के लिए भेजा। यह कंपनी पठानों की थी। जोरू लौटकर आए तो बताया कि कुछ दूरी पर एक पहाड़ी है जिस पर जापानियों का कब्जा है। इधर जॉन फेयरले के ट्रांसफर के ऑर्डर भी आ गए थे, लेकिन जाते हुए सीओ ने जोरू को उस पहाड़ी को अपने कब्जे में लेने का टास्क दिया और साथ में एक क्लॉज और जोड़ दिया कि इस बार पठानों की कंपनी के साथ नहीं, डोगरा कंपनी के साथ जाना है। मेजर जनरल रिटायर्ड वीके सिंह अपनी किताब में लिखते हैं कि फेयरले ने अपने करियर की शुरुआत डोगराओं के साथ की थी, डोगरा ट्रूप्स के साथ, और इसीलिए उन्हें डोगरा कंपनी पर ज्यादा भरोसा था। तारतम्य ज्यादा अच्छा था, तालमेल। हालांकि जोरू पठानों के साथ जाना चाहते थे, लेकिन ऑर्डर मानना मजबूरी थी, तो उन्होंने माना। डोगरा कंपनी को मजबूत करने के लिए मेस में काम करने वाले जवानों को भी मोर्चे पर भेजा गया। इन्हीं में से एक था सिपाही भंडारी राम। रात के अंधेरे के साथ जोरू ने उस पहाड़ी पर 3 तरफा हमला किया। हर तरफ से एक एक प्लाटून भेजी, तीखी झड़प हुई, लेकिन जोरू की कंपनी ने पहाड़ी पर कब्जा किया और इस झड़प में सबसे चौंकाने वाला प्रदर्शन रहा भंडारी राम का। लड़ाई के दौरान भंडारी को कई गोलियां लगी, यहां तक कि एक ग्रेनेड भंडारी के बिल्कुल सामने आकर फटा, लेकिन भंडारी पूरी ताकत के साथ लड़े। अब भंडारी की बहादुरी के किस्से जोरू ने वापस आकर बटालियन में बताए। क्योंकि फेयरले का ट्रांसफर हो चुका था और नए सीओ ने अभी कमान नहीं संभाली थी, तो टेक्निकली उस्मान ही उस समय बटालियन के सीओ थे। भंडारी की बहादुरी से उस्मान गदगद हुए। उस्मान ने तय किया कि भंडारी राम को विक्टोरिया क्रॉस सम्मान से नवाजा जाना चाहिए, अलंकृत किया जाना चाहिए। रिकमेंडेशन देनी होती है सीओ को। वीसी ब्रिटिश आर्मी में मिलने वाला सर्वोच्च गैलेंट्री अवार्ड था। अगले दिन बोगी ने बटालियन की कमान संभाली। उस्मान ने सेना से भंडारी के लिए विक्टोरिया क्रॉस की सिफारिश की बात कही, लेकिन सेन को लगा कि अभी अभी आए हैं और आते ही वीसी की मांग थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए उन्होंने विक्टोरिया क्रॉस नहीं, इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट IOM की सिफारिश भेजी। अब उस्मान को यह बात जमी नहीं। उस्मान ने सेन से बात की, लेकिन बात नहीं बनी। उस्मान ने सोचा कि उस दिन सीओ तो वो थे, इसलिए उनकी बात को सुना जाना चाहिए। उस्मान ने आओ देखा न था, वो पहुंच गए सीधे ब्रिगेड कमांडर RN हटन के पास। उस्मान ने ब्रिगेडियर को उस रात भंडारे की बहादुरी का पूरा किस्सा सुनाया और पूरी बात सुनकर ब्रिगेडियर भी इस नतीजे पर पहुंचे कि भंडारी राम वीसी के हकदार हैं। हटन ने IOM की सिफारिश को वापस भेजा। इस बार सेना को भी कोई आपत्ति नहीं हुई और फिर भंडारी राम को ब्रिटेन के सर्वोच्च गैलेंट्री अवार्ड विक्टोरिया क्रॉस से अलंकृत किया गया। देश आज़ाद हो रहा था और देश का बंटवारा भी हो रहा था। राज्य बंट रहे थे, लोग बंट रहे थे और बंटवारा हुआ फौज का भी। लेकिन उससे पहले जरूरत थी देश में हिंसा और मारकाट को रोकने की। सेना की 2री एयरबोर्न डिवीजन को तैनात किया गया ताकि हिंसा रोकी जा सके। मुल्तान, जैकबाबाद, लाहौर, अंबाला, रावलपिंडी और पंजाब की तमाम जगहों पर दंगे हो रहे थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतने सैनिकों को पहली बार हवाई रास्तों से पहुंचाया जा रहा था ताकि हालात पर कुछ काबू पाया जा सके। उस्मान ने सैनिकों के साथ शहरों को नापना शुरू किया। सेना के पहुंचने से फर्क पड़ा और इन पैरा यूनिट्स की तारीफ भी हुई। अब बार बार हम पैरा यूनिट्स बोल रहे हैं तो आप समझिए ये पैरा ट्रूपर्स हैं जो पैराशूट बांध करके ऊपर से छलांग लगाते हैं, हवाई रास्ते से ज़मीन पर आते हैं और फिर अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हैं। जनरली इनका काम बहुत डिफिकल्ट माना जाता है क्योंकि ये एनिमी लाइंस के पार जाकर के ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। वापस आते हैं किस्से पर। फौज आई, माहौल थोड़ा सुधरा भी, लेकिन बात वही रही कि देश बंट रहा था। बंटवारे के सेटलमेंट में सेना की 2री एयरबोर्न डिवीजन का भी बंटवारा हुआ। डिवीजन का हेडक्वार्टर 50 पैरा और 77 पैरा ब्रिगेड भारत के हिस्से में आई
और 14 पैरा ब्रिगेड पाकिस्तान के हिस्से में। हालांकि ऑफिसर्स और जवानों को इस बात की छूट भी दी गई कि वो अपने मन मुताबिक देश को चुन ले। पाकिस्तान जाना है पाकिस्तान जाइए, हिंदुस्तान में रहना है हिंदुस्तान में रहिए। उस्मान बलूच रेजिमेंट से थे, धर्म से मुसलमान थे और सेना के वरिष्ठ अधिकारी थे। तब तक वो ब्रिगेड कमांडर यानी ब्रिगेडियर के पद पर भी पहुंच चुके थे। लोगों को उम्मीद थी या ऐसा लगता था कि उस्मान पाकिस्तान को चुनेंगे, लेकिन उस्मान के फैसले ने सबको चौंकाया। उस्मान ने चुना अपनी मातृभूमि भारत को। उनके रेजिमेंट के साथी अधिकारियों ने उस्मान के फैसले पर सवाल उठाए, उनसे दोबारा सोचने को कहा, लेकिन बात सिर्फ यहां खत्म नहीं हुई थी। मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली ने उस्मान को जल्दी प्रमोशन का ऑफर दिया। दावा यह भी किया जाता है कि उस्मान को पाकिस्तान सेना का अध्यक्ष बनाने का भी ऑफर किया गया था। उस समय वैसे वो थोड़े से जूनियर थे उस हिसाब से, लेकिन कहा गया था कि आपको बनाएंगे। लेकिन कोई पैतरा काम नहीं आया। उस्मान टस से मस्त नहीं हुए। उस्मान अपने देश में ही रहे और 77 पैराशूट ब्रिगेड के साथ अमृतसर के लिए रवाना हो गए। 1947 में हुए बंटवारे और आज़ादी के बाद अभी 2 महीने भी नहीं बीते थे कि अक्टूबर 1947 में कबीलाइयों ने पाकिस्तानी सेना की मदद के साथ कश्मीर पर हमला किया। वीके सिंह की किताब के मुताबिक मुजफ्फराबाद, जो कि अब पीओके में पड़ता है, उस वक्त जम्मू एंड कश्मीर इन्फेंट्री की 4थी बटालियन वहां तैनात थी। इस बटालियन में 2 मुस्लिम कंपनीज थी और 2 डोगरा कंपनी। अभी बेसिक से जानकारी है कि एक बटालियन में 4 राइफल कंपनीज होती हैं, तो जिस बटालियन की हम बात कर रहे हैं उसमें 2 मुस्लिम कंपनीज थी और 2 डोगरा कंपनीज, यानी ट्रूप्स उनके एक मुसलमान थे एक तरफ और डोगरा थे। वीके सिंह की किताब के मुताबिक मुजफ्फराबाद, जो कि अब पीओके में पड़ता है, वहां उस वक्त जम्मू एंड कश्मीर इन्फेंट्री की 4थी बटालियन तैनात थी। अब इस बटालियन में 4 राइफल कंपनियां थी, जिसमें से 2 मुस्लिम ट्रूप्स की थी और 2 डोगरा ट्रूप्स की। 22 अक्टूबर को मुस्लिम ट्रूप्स ने डोगरा ट्रूप्स पर हमला कर दिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। घुसपैठियों के लिए अब रास्ता खुल गया था और अक्टूबर खत्म होने से पहले तक ये घुसपैठिए श्रीनगर के नजदीक तक पहुंच गए। 27 अक्टूबर को भारतीय सेना की पहली एक सिख बटालियन ने कश्मीर के लिए कूच किया। 28 अक्टूबर को 50 पैरा ब्रिगेड को कश्मीर कूच करने का ऑर्डर दिया गया। 50 पैरा को जम्मू से श्रीनगर के रास्ते को सुरक्षित करने का जिम्मा मिला और साथ ही लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का भी। 7 नवंबर को पाकिस्तानियों ने राजौरी पर कब्जा कर लिया। कहा जाता है कि करीब 30,000 हिंदुओं का कत्ल किया गया, या वो घायल हुए या वो अगवा कर ली गई। 30,000 टोटल कैजुअलिटीज का नंबर है, उसमें मारे गए लोग हैं, घायल हैं और अगवा कर लिए लोग हैं। उस समय जम्मू एंड कश्मीर डिवीजन JK के कमान संभाल रहे थे मेजर जनरल कलवंत सिंह। 50 पैरा 13 नवंबर को अखनूर पहुंची। कलवंत सिंह ने ब्रिगेड को नौशेरा, मीरपुर, कोटली और पूंछ को दोबारा अपने कब्जे में लेने का आदेश दिया। कलवंत के प्लान के मुताबिक 16 नवंबर को नौशेरा, 17 को झंगड़, 18 को कोटली और 20 नवंबर तक 50 पैरा को मीरपुर को अपने कब्जे में लेना था। कलवंत का प्लान अति आत्मविश्वासी माना गया। 50 पैरा को उस समय कमांड कर रहे थे ब्रिगेडियर YS परांजपे को कलवंत का प्लान रियलिस्टिक नहीं लग रहा था, लेकिन बात वही थी कि सेना में सुपीरियर की बात कोई काट नहीं सकता। उन्होंने ऑर्डर्स को फिर भी कैरी आउट किया। परांजपे ने नौशेरा और झंगड़ पर तो फतेह पाई। 26 नवंबर तक 50 पैरा ने कोटली को भी अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन मीरपुर पहुंचते तक थोड़ी सी देर हो गई और कलवंत का प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सैकड़ों सैनिक मारे गए। कलवंत का गुस्सा ब्रिगेडियर पर निकला और उन्होंने कहा कि अगर परांजपे की जगह कोई एनर्जी वाला ब्रिगेडियर होता तो कोटली भी हमारा ही होता। परांजपे नौशेरा में घायल हुए थे। 77 पैरा ब्रिगेड की कमान संभाल रहे ब्रिगेडियर उस्मान को अब आदेश मिला कि अब वो 50 पैरा की कमान संभालेंगे और परांजपे को रिलीव करेंगे। 50 पैरा तब नौशेरा पे डटी हुई थी, लेकिन लगभग चारों तरफ से पाकिस्तानियों ने घेरा हुआ था। झंगड़ गिर चुका था, वापस पाकिस्तानियों के कब्जे में चला गया था और 24 दिसंबर की सुबह पाकिस्तानी फौज ने नौशेरा पर हमला भी बोल दिया। 25 दिसंबर को मोहम्मद अली जिन्ना का जन्मदिन होता था और पाकिस्तानी फौज नौशेरा को जिन्ना के तोहफे के तौर पर पेश करना चाहती थी कि बर्थडे गिफ्ट होगा। कुछ ही दिन के अंतराल पर कबीलाइयों ने पाक सेना की मदद से नौशेरा पर 3 दफा अटैक किया, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान के सैनिकों ने नौशेरा पर कब्जा नहीं होने दिया। इस दौरान ब्रिगेडियर उस्मान को एक और समस्या का सामना करना पड़ा, उनके जवानों का भरोसा जीतना। वो मुसलमान थे और ब्रिगेड के ज्यादातर जवान हिंदू थे। मुजफ्फराबाद वाली जो घटना हमने आपको बताई थी, उसके बाद अविश्वास पसर रहा था, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान ने जवानों का भरोसा जीतने में ज्यादा वक्त नहीं लिया। उन्होंने ब्रिगेड के जवानों को आदेश दिया कि आमतौर पर जब सैनिक एक दूसरे से मिलेंगे और दुआ सलाम करेंगे तो जय हिंद करके अभिवादन करेंगे। कहते हैं कि ब्रिगेडियर उस्मान का धर्म कभी उनके प्रोफेशन में आड़े नहीं आया। सेना में जय हिंद की परंपरा
आज भी कायम है। स्टैंडर्ड अभिवादन जो फौज में है, इंग्लिश में भी जब बात करते हैं तो जय हिंद ही कहा जाता है। जनवरी 1948 में लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा ने नौशेरा का दौरा किया। करियप्पा ने हाल ही में डीईपी कमान का जिम्मा लिया था, जिसे अब वेस्टर्न कमान के नाम से जाना जाता है, चंडी मंदिर में स्थित है। करियप्पा ने नौशेरा की हालत का जायजा लिया। लौटते समय हवाई पट्टी पर करियप्पा ने उस्मान को बुलाया और ये कहा। करियप्पा कहते हैं, मैं चाहता हूं कि कोट पर उस्मान के जवान कब्जा कर लें। कोट उस रेंज में सबसे ऊंची पहाड़ी थी और कोट से नौशेरा पर पूरी नजर रखी जा सकती थी, इसलिए नौशेरा जीतने के लिए कोट को जीतना जरूरी था। उस्मान ने अपने कमांडर को भरोसा दिलाया कि कुछ ही दिनों में कोट पर भारत की फतह हो जाएगी। उस्मान ने फूल प्रूफ प्लान बनाया। कोट पर ऑपरेशन का कोड वर्ड था कीपर। जनरल करियप्पा को सेना में इसी नाम से जाना जाता था। आगे चल के करियप्पा साहब जनरल हो गए थे, आर्मी चीफ भी रहे। कोट नौशेरा से 9 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में स्थित था और वहां से नौशेरा पर 3 तरह से नजर रखी जा सकती थी। उस्मान ने 3 पैरा को दाहिनी तरफ से पथरडी और उपरला डंडेसर पर कब्जा करने के लिए भेजा और 2 बटे 2 पंजाब को उसी समय कोट पर अटैक करने का आदेश दिया। दूसरी पंजाब रेजिमेंट की दूसरी बटालियन की बात हो रही थी। इधर आर्मी की मदद के लिए इस समय एयरफोर्स ने जम्मू एयरबेस से उड़ान भरी। 3 पैरा ने पथरडी और उपरला डंडेसर पर आसानी से कब्जा कर लिया। इधर 2 बटे 2 पंजाब ने 1 फरवरी 1948 को सुबह 6:30 बजे कोट पर हमला किया। आधे घंटे में भारतीय फौज ने कोट को खाली भी करा लिया दुश्मनों से। 7:10 पर कोट जीतने का ऐलान किया गया, लेकिन यहां फौज से एक चूक हुई। 2 पंजाब ने कोट के रिहायशी इलाकों में घरों में घुसकर तलाशी नहीं ली थी और कुछ कबायली घरों में छिपे पाए गए। थोड़ी देर बाद इन्होंने हमला किया। उस्मान को संदेह था, इसलिए उन्होंने पहले से ही 2 कंपनीज रिजर्व पर रखी थी और फिर उनको आगे बढ़ने का हुक्म कर दिया। भारी गोलीबारी और हवाई हमले के बाद सुबह 10:10 पर कोट पर फतह का ऐलान किया गया आधिकारिक। ये फतह कोई छोटी जीत नहीं थी। कोट में भारतीय फौज ने 156 पाकिस्तानियों को मारा, 200 घायल हुए और 2 पैरा के 7 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। इधर पथरडी और उपरला डंडेसर में 50 दुश्मन मारे गए और अपने 3 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। कोट पर हार पाकिस्तान को परेशान करने वाली थी, क्योंकि इसके बाद से नौशेरा की सप्लाई टूट गई। नौशेरा पर फतह, कोट और पथरडी पर कब्जा होने के बाद पाकिस्तानियों का साहस डगमगा गया। 6 फरवरी 1948 को शुरू हुई भारत पाकिस्तान की सबसे अहम लड़ाई, बैटल ऑफ नौशेरा। इस बार ब्रिगेडियर उस्मान और ज्यादा मजबूत थे। ब्रिगेडियर के पास नौशेरा में उस समय 5 बटालियन थी। उस्मान ने प्लान बनाया था कि सुबह 6 बजे कलाल पर हमला करेंगे, लेकिन इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी कि उस दिन पाकिस्तान नौशेरा पर एक बार फिर से हमला करने वाला है। 6 फरवरी को सुबह 6:40 पर दुश्मन ने हमला किया। 11,000 सैनिकों के साथ 3,000 पठानों ने तेंधार और 3,000 ने कोट पर एक साथ हमला किया। लगातार 20 मिनट बमबारी जारी रही। करीब 5,000 कबायलियों ने कंगोता, रेडियन और आसपास की चौकियों पर धावा बोला। उस्मान को इस बात का संदेह था कि दुश्मन तेंधार पर हमला जरूर करेगा, इसलिए उन्होंने पहले से ही मेजर गुरदयाल सिंह के नेतृत्व में 3 पैरा की एक कंपनी तेंधार की चढ़ाई पर तैनात कर रखी। तेंधार में दुश्मन ने सबसे पहले जिस चौकी पर हमला किया उसमें 27 जवान थे। हमला घातक था, 24 लोग मारे गए, बचे सिर्फ 3। तीनों ने पूरी ताकत झोंक दी और नौबत हाथापाई तक पहुंची। इधर खतरे को भांपते हुए उस्मान ने मेजर गुरदयाल को 7:15 बजे आगे बढ़ने का हुक्म दिया। जब तक गुरदयाल पहुंचे 2 सैनिक और वीरगति को प्राप्त हो गए थे। सिर्फ एक भारत की उम्मीद पर लड़ता रहा, लेकिन रीइंफोर्समेंट पहुंचते ही लड़ाई की पूरी शक्ल बदली। तेंधार और कोट में जमकर युद्ध हुआ। दक्षिण पश्चिम से 5,000 पठानों ने नाक में दम कर रखा था, लेकिन इस भीषण युद्ध में दुश्मन कामयाब नहीं हुआ। पाकिस्तान का नौशेरा पर एक और अटैक फेल हो गया था। इसी के साथ दुश्मन के करीब 2,000 सैनिक मारे गए। 33 भारतीय जवानों ने भी वीरगति को प्राप्त किया और नौशेरा जीत लिया। नौशेरा की लड़ाई का एक और दिलचस्प किस्सा है। ब्रिगेडियर उस्मान ने नौशेरा के अनाथ बच्चों को इकट्ठा किया था। उस्मान ने इन बच्चों के खाने पीने, रहने और पढ़ाई का इंतजाम किया। नौशेरा की लड़ाई में ये बच्चे किचन से बचा कुचा सामान निकालकर दुश्मन पर फेंक रहे थे। इसके अलावा युद्ध के दौरान इन बच्चों ने मैसेंजर का भी काम किया। युद्ध के बाद इनमें से 3 बच्चों को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इन 3 बच्चों को सोने की घड़ी तोहफे में दी थी। नौशेरा की लड़ाई ने रातों रात ब्रिगेडियर उस्मान को देश का हीरो बना दिया। इस ऑपरेशन के तुरंत बाद JAK डिवीजन के कमांडिंग ऑफिसर कलवंत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जीत का पूरा क्रेडिट ब्रिगेडियर उस्मान को दिया।
हालांकि जब ये बात उस्मान को पता चली तो उन्होंने मेजर जनरल कुलवंत सिंह को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि इस जीत का श्रेय उनको नहीं बल्कि उनके जवानों को दिया जाना चाहिए, जिन्होंने पूरी ताकत से नौशेरा को बचाया और अपनी शहादत भी दी। इस लड़ाई की जीत के बाद ब्रिगेडियर उस्मान को नौशेरा का शेर, लायन ऑफ नौशेरा कहा जाने लगा। नौशेरा की हार के बाद पाकिस्तान इतना बौखलाया कि उसने ब्रिगेडियर उस्मान पर 50,000 का इनाम रखा। 50,000 पे जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि 1947-48 का अमाउंट है। अब बात करते हैं झंगड़ की जंग की। दिसंबर 1947 में झंगड़ जब पाकिस्तान के कब्जे में चला गया तो ब्रिगेडियर उस्मान ने प्रण किया कि वो तब तक पलंग पर नहीं लेटेंगे जब तक झंगड़ पर दोबारा कब्जा नहीं हो जाता। नौशेरा पर जीत के बाद अब बारी झंगड़ की आ गई थी। 10 मार्च 1948 को मेजर जनरल कुलवंत ने झंगड़ पर फतह का ऑर्डर दिया और फिर ब्रिगेडियर उस्मान ने अपनी ब्रिगेड के सैनिकों के लिए फेमस चिट्ठी जारी की, जिसमें उन्होंने लॉर्ड मैकाले की होरेशियस कविता लिखी थी। चिट्ठी में ब्रिगेडियर उस्मान ने लिखा, झंगड़ पर दोबारा कब्जे का वो समय आ गया जिसके लिए हमने महीनों तैयारी की है। ये आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम जीतेंगे क्योंकि हमारा प्लान और तैयारी पुख्ता है। और इससे भी ज्यादा मुझे आप लोगों पर भरोसा है। जिसे 24 जनवरी को खो दिया था उसे हासिल कर लेंगे। पूरी दुनिया की निगाहें हम पर है। हर देशवासी हमारी ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है, इसलिए हम हार नहीं सकते। तो दोस्तों आगे बढ़ो, झंगड़ पर फतह का वक्त आ गया है। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया विजय। 12 मार्च को ऑपरेशन विजय शुरू हुआ। 2 बार 50 पैरा ब्रिगेड ने कूच किया, लेकिन बारिश की वजह से प्लान आगे नहीं बढ़ पाया। इसके बाद 17 मार्च 1948 की सुबह 7:30 बजे जवानों ने फिर थलनाका पर हमला बोला। वीके सिंह अपनी किताब में लिखते हैं कि जब भारतीय जवान पाकिस्तानी बंकर्स में पहुंचे तो वो खाना बना रहे थे। चूल्हे पर चाय चढ़ी थी। ब्रिगेडियर उस्मान के जवानों ने पाकिस्तानियों को कोई मौका नहीं दिया। इससे पहले कि पाकिस्तानी कुछ समझ पाते, काम पूरा हो गया था। 17 मार्च के इस ऑपरेशन में 3 पैरा के किसी जवान का नुकसान नहीं हुआ था। 3 पैरा के जवानों ने फिर भी थलनाका पर आराम करना मुनासिब नहीं समझा। यह बटालियन 3 पैरा राजपूत की कंपनी के साथ सुसलोती धार की तरफ कूच कर गई, जिसको दोपहर 1 बजे तक कब्जे में ले लिया गया। 19 इन्फेंट्री ब्रिगेड के जवानों ने 17 मार्च तक गायकोट के जंगल के रास्ते को साफ कर दिया था। अब बारी थी फाइनल असॉल्ट की। 18 मार्च 1948 की सुबह 8:30 बजे झंगड़ पर 3 पैरा राजपूत, 1 पटियाला और 3 पैरा एमएलआई बटालियन ने 3 तरफ से हमला बोला। दोपहर 1 बजे 19 इन्फेंट्री ब्रिगेड झंगड़ के अंदर थी। ऑपरेशन विजय इसी के साथ पूरा हो चुका था। ब्रिगेडियर उस्मान का प्रण पूरा हो चुका था। झंगड़ भारत का हो चुका था। अब ब्रिगेडियर के लिए चाहिए थी चारपाई, लेकिन पूरे ब्रिगेड में एक भी एक्स्ट्रा चारपाई नहीं थी। उस दिन एक चारपाई गांव से आई और ब्रिगेडियर उस्मान महीनों बाद उस दिन चारपाई पर सोए। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा बताते हैं कि हर शाम 5:30 बजे ब्रिगेडियर उस्मान अपने मातहतों की एक बैठक लिया करते थे। ब्रीफिंग ये फौज में बड़ा कॉमन है। उस दिन बैठक आधे घंटे पहले बुलाई गई और जल्दी समाप्त हो गई। 5:45 पर कबायलियों ने ब्रिगेड मुख्यालय पर गोले बरसाने शुरू कर दिए। 4 गोले तंबू से करीब 500 मीटर उत्तर में गिरे। हर कोई आड़ लेने के लिए भागा। उस्मान ने सिग्नल्स के जवानों के बंकर के ऊपर एक चट्टान के पीछे आड़ ली। उनकी तोपों को चुप कराने के लिए हमने गोलीबारी शुरू कर दी। अचानक उस्मान ने मेजर भगवान सिंह को आदेश दिया कि वो तोप को पश्चिम की तरफ घुमाएं और पॉइंट 315 पर निशाना ले। भगवान ये आदेश सुनकर थोड़ा सा चकित हुए, क्योंकि दुश्मन की तरफ से तो दक्षिण की तरफ से फायर आ रहा था। लेकिन उन्होंने उस्मान के आदेश का पालन करते हुए अपनी तोपों के मुंह उस तरफ कर दिए जहां उस्मान ने इशारा किया था। वहां पर कबायलियों की आर्टिलरी ऑब्जर्वेशन पोस्ट AOP थी। इसका नतीजा ये हुआ कि वहां से फायर आना बंद हो गया। अब ये थोड़ी समझने वाली बात है। दरअसल जब आर्टिलरी फायर आता है तो वो कभी भी जनरली लाइन ऑफ साइट से नहीं आता है। वो बहुत दूर कहीं कहीं आड़ लेकर के वहाँ पे तोपें रखी होती है और वहाँ से आपको निशाना बनाया जाता है, या यहाँ से आप दूसरे को निशाना बनाते हैं। देख नहीं सकते हैं तो देखता कौन है? अंधे में तो आप निशाना लगाओगे नहीं। इसलिए आर्टिलरी ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आर्टिलरी के अफसर जाकर के टोह लेते हैं कि गोले को लैंड कहाँ कराना है। वो वहाँ की ग्रिड रेफरेंस देते हैं पीछे जहाँ तोपें हैं, और वहाँ से उस ग्रिड रेफरेंस के हिसाब से गोला फेंका जाता है। तो ब्रिगेडियर उस्मान ने बड़ा सही दिमाग लगाया था। उन्होंने ये देखा कि इन लोगों को पोजीशन कहाँ से रिले की जा रही है, कहाँ से बताया जा रहा है कि ब्रिगेड हेडक्वार्टर पे गोला कहाँ देना है। इसलिए उन्होंने उस पोस्ट को निशाना बनाया, जिसके बाद आर्टिलरी का फायर बंद हुआ। उस रात पाकिस्तानियों ने करीब 800 गोले दागे। एक गोला चट्टान पर जाकर गिरा, वहीं जहां ब्रिगेडियर उस्मान ने आड़ ली थी। उस गोले के टुकड़े ब्रिगेडियर उस्मान के शरीर में धंस गए और उसी समय उनकी मौत हो गई। ब्रिगेडियर उस्मान की शहादत ने पूरे हिंदुस्तान को गमगीन किया।
ब्रिगेडियर उस्मान के अंतिम संस्कार में आज़ाद भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबैटन, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला शामिल हुए। उन्हें दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में सुपुर्द खाक किया गया। ब्रिगेडियर उस्मान को मरणोपरांत महावीर चक्र से नवाजा गया। ब्रिगेडियर उस्मान की एक कहानी आपके लिए लेकर आए थे सौरभ त्रिवेदी। इस कहानी को बांचा है, पढ़ा है, आवाज़ दी है मैंने यानी कि निखिल ने, और कैमरे पर रिकॉर्ड किया है हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। जय हिंद।